बहुत सारे लोग अभी नहीं हैं, बावजूद जी 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 जी, जुड़ रहे हैं सर, कि आप बहुत बोलिए। सारे लोग अभी नहीं हैं, तो मैं थोड़ा सा ठहर जाता हूँ ताकि सब लोग जुड़ पाए। जी, सामंती व्यवस्थाओं के समाप्त होने के बाद जो प्रक्रिया आरंभ होते ही हम देखते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रांसीसी क्रांति से, उसमें एक संवैधानिक प्रजातंत्र की व्यवस्था शुरू होती है जिसमें बौद्धिक रूप से सशक्त लोग शासन की पूरी व्यवस्था अपने हाथ में ले लेते हैं। और तब से शासकीय व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों की स्थापना, उनका भरण पोषण और उनकी सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में जाती है। इसके बाद अगर हम थोड़ा और विचार करें तो इससे थोड़ी एक भिन्न व्यवस्था रूसी क्रांति में दिखाई देती है जिसमें समाजवाद की तरक्की होती है और उसमें फिर से सर्वहारा वर्ग जो होता है सभी संसाधनों पर अपने आधिपत्य को का दावा करता है और कर भी लेता है और उसमें फिर से धन का पुनर्वितरण किया जाता है। समाज में जितने भी उत्पादन होता है, जितना भी, चाहे वस्तुओं का या सेवाओं का, वो समान रूप से सब में बांट दी जाती है। इन तमाम तरह की व्यवस्थाओं से थोड़ा भिन्न पूंजीवादी व्यवस्था निश्चित रूप से है, क्योंकि उसमें पूंजीपतियों के द्वारा ही तय किया जाना है सब कुछ। और पूंजीपतियों को हम हमेशा गलत अर्थ में ही नहीं देखें। भारत में पूंजीपतियों ने अच्छे काम भी किए हैं, कई उदाहरण भी हैं, और अन्य स्थानों में भी किए हैं। बहुत सारे पूंजीवादी देश जो है उन्होंने भी अपने यहाँ अच्छी शिक्षा व्यवस्था रखी है। भारत वर्तमान रूप से निश्चित रूप से पूंजीवाद की ओर अग्रसर होता दिखाई दे रहा है। न उसका समर्थक न उसका आलोचक होने की स्थिति में सभी शिक्षक, क्योंकि हम में से कुछ लोग समर्थक और कुछ आलोचक हो सकते हैं, बावजूद इसके शिक्षक एक समूह के रूप में न तो किसी व्यवस्था का समर्थक है और न ही उसका आलोचक है। वो उस व्यवस्था का हिस्सा है, उसका पूरा ध्यान समाज की ओर है, न उसकी व्यवस्था की ओर। तो इन सारी व्यवस्थाओं में शिक्षण के भरण पोषण, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति का काम जो है, ये पूरा दारोमदार जो है वो समाज पर ही है और हमें अपनी सारी शक्तियां समाज से ही लेनी है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो वर्तमान भारत जो कि एक जनतांत्रिक गणराज्य है, एक जनतांत्रिक गणराज्य में सारी शक्तियां जो है, समाज का जितना भी उत्पादन है, उसका वितरण है, कैसे किया जाना चाहिए, किसको कितना अंश मिलना चाहिए, इन सब का अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सीधे तौर पर उसे है जो यहाँ की संप्रभु शक्ति है। और हम जानते हैं, अपने अगर संविधान को गौर से देखें तो कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हमारी संप्रभुता हम सब लोगों में है और हमें अपनी शक्तियां, अपनी आवश्यक वस्तुएं मांगनी अगर किसी से हैं तो लोगों से मांगनी है, न कि सरकारों से। सरकारें बदल जाएंगी, सरकारें बदलने की शक्ति हम सब लोगों में ही है। हम सब सिर्फ शिक्षक नहीं है बल्कि एक अभिभावक भी हैं। आज हम शिक्षक हैं, कल हम एक अभिभावक भी होंगे, अपने बच्चों के गार्जियन होंगे, उत्पादक भी होंगे। समाज में विभिन्न प्रकार के हमारे रोल हैं। तो पिछली वार्ता में, पिछली गोष्ठी जब हुई थी, उसमें बहुत सारी बातों में से एक बात बहुत खास मुखर तौर पर किसी ने कही थी, मैं भूल रहा हूँ वो कौन थे, लेकिन वो बात ये थी कि हमें अपना सारा काम, उपाय समाधान जो है राजनीतिक लामबंदी से ही होगा। राजनीतिक लामबंदी को अगर हम बहुत व्यवहारिक अर्थों में देखने की कोशिश करें तो इसका मतलब है कि धरना और प्रदर्शन को तो बाद में स्थान देंगे, पहले तो राजनीतिक जितनी पार्टियां हैं, जितने नेता हैं, चाहे वो पार्टी में हो किसी या स्वतंत्र रूप से हो, उन सभी लोगों को शिक्षक समुदाय विभिन्न मंचों के माध्यम से अपनी कुछ मूलभूत आवश्यकताओं, उनकी पूर्ति हेतु कुछ प्रणाली जो हमें दिखाई देती है कि उचित होगी, उसको लिखित रूप में और असंख्य हस्ताक्षरों के साथ उनके पास हम उपस्थित कराएं और कहें कि आप महोदय इसको पार्लियामेंट में रखें और समाज में इस पर खुली बहस हो। समय तो इसमें निश्चित लगेगा, 10 वर्ष, 5 वर्ष आवश्यक समय लग जाएगा। समाज में इसमें खुली बहस हो कि हमने जो आवश्यकताओं की मांग की है, वो आवश्यकता हम की पूर्ति समाज को हमारे लिए करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वो आवश्यकताओं की सूची इस प्रकार से बनी हो जिसमें हमारी वर्तमान आवश्यकता और भविष्य की आवश्यकता दोनों को ध्यान में रख करके तैयार किया गया। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम कोई सूची बनाएं, राजनीतिक लामबंदी अगर हम जिस हद तक कर सकें करें। इनफैक्ट राजनीतिक चेतना की आवश्यकता इसमें ज्यादा है, क्योंकि हम ये बात तभी कर पाएंगे जब हम ये समझें कि शिक्षकों को बचाना जरूरी है। अपनी नौकरी बचाने से ज्यादा जरूरी है कि हम समाज में शिक्षकों को बचाएं, ताकि शिक्षक निर्भीक होकर के अपना काम, पढ़ाने का काम कर सके। जैसा कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की स्थिति है प्राइवेट शिक्षण संस्थानों की, निजी संस्थानों की, कि शिक्षकों को हमेशा ही भीरू होकर के, भयभीत होकर के मैनेजमेंट के आसपास रहना पड़ता है और अपना वेतन अच्छा करने के लिए चाटुकारिता करनी पड़ती है। और वैसे लोग पाते नहीं है, भले हम उनको नकारात्मक रूप में देख लें, पर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उन्हें अगर ये करना पड़ रहा है, वो करने के बाध्य हैं, तो हम अच्छा है कि इसके कारण में घुसें और उसका निदान खोजें। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि वर्तमान स्थिति में भारत एक इतने बड़ी राजनीतिक स्थिर रूप माने राजनीतिक रूप से कम मौलिक रूप में तो निश्चित रूप से स्थिर है। पिछले 70 वर्षों में हमने ये देखा भी है। तो एक इतने स्थायी रूप से अच्छी तरह से संवैधानिक प्रणाली से चल रहे ये जनतांत्रिक गणराज्य में हम अपनी समस्या क्यों नहीं समाज के सामने रखें और समाज से ही उसका समाधान खोजें। ये तो काफी बड़े शब्दों में हो गया, बहुत खुले शब्दों में और कम शब्दों में कहा जाए तो व्यवहारिक रूप से हम सभी राजनीतिक दलों को, जो दल से अलग हैं, निर्दलीय लोग हैं, उनको, हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं, सबको ऐसी चिट्ठियां जिस पर हजारों लाखों शिक्षकों के हस्ताक्षर हों, शिक्षक उसमें अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक सूची तैयार करें, उसको सामने रखें टेबल पर, विभिन्न गोष्ठियों में इस पर बहस चले, खुली बहस चले, इसमें कमियों को जो है उसको निकाला जाए, उसको देखा जाए और तब जाकर के कुछ मूलभूत आवश्यकताओं को गवर्नमेंट इंप्रूव करे। क्योंकि इस गोष्ठी में लॉ के जानकार एक आध लोग थे और मैं आशा करता हूं अगर वो होंगे तो तथ्यात्मक रूप से मुझे ठीक करेंगे अगर मैं गलत हूं तो। अगर हम ध्यान दें तो अनुच्छेद 21 में भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है, उसके अंतर्गत पार्ट 1 अनुच्छेद 21 में राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात करते हैं। तो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी तभी होगा जब हमारे आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और सम्मान होगा, और ये दोनों ही हमें उनसे ही लेनी है। अगला अगर हम और देखें तो अनुच्छेद 27 जो है आर्टिकल 27, वो कहता है राइट टू फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन्स। ये बात तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए अपना हम जो भी काम करते हैं उसमें किसी भी प्रकार का टैक्स न लगे, इससे हमें छूट दी गई है। वर्तमान समाज इस बात को निश्चित रूप से समझ रहा है, विशेष करके पढ़ा लिखा समाज, कि हमारी वर्तमान आवश्यकता रिलीजन नहीं है बल्कि शिक्षा है। तो जो छूट दी गई है टैक्सेशन में रिलीजन को और रिलीजियस वर्क्स को, वो छूट शिक्षक को मिलनी चाहिए। कुल मिलाकर कहना मैं ये चाहता हूं कि हम एक ऐसी व्यवस्था की मांग करें सरकार से, और सरकार का कहने का मतलब है कि हम अपने आप से, समाज से एक ऐसी व्यवस्था की मांग करें कि इसमें शिक्षक अपना काम जब कर रहा हो तो उसको काम करने की प्रक्रिया में जो भी करना पड़ रहा हो या उसमें जो खरीद फरोख्त करनी हो, वो उसका टैक्स फ्री हो, कर मुक्त हो। ठीक वैसे ही जैसे हम देखते हैं कि खरीद पर सैनिकों को टैक्स फ्री रहता है, कुछ आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद जो होती है टैक्स फ्री हुआ करती है। जिस तरह से वो टैक्स फ्री हुआ करती है, एक ऐसी व्यवस्था बने कि शिक्षकों को आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं जैसे भोज्य खाद्य पदार्थ हैं और प्रसाधन के अन्य सामान जो है वो टैक्स फ्री तरीके से मिला करें, और ये सिर्फ शिक्षकों को, ताकि वो निर्भीक होकर के पढ़ा सके विद्यालय में। वेतन उनको कम मिलेगा या कल निकाल दिया जाएगा इसका भय उन्हें न हो। हाँ, इनसे उन्हें निश्चित रूप से अलग किया जाना चाहिए जिनका वेतन अच्छा खासा मिल रहा है, जो वांछित मानक के अनुरूप वेतन पा रहे हैं, वो स्वेच्छापूर्वक या तो छोड़ दें या ऐसी कोई प्रणाली बना ली जाए कि जब तक वो अच्छा वेतन पा रहे हैं तब तक वो इस व्यवस्था का लाभ नहीं ले सकेंगे या नहीं लेंगे।
लेकिन इसके अतिरिक्त जो भी अन्य शिक्षक हैं जो वित्तविहीनता से गुजर रहे हैं या कम वित्तीय स्थिति है उनकी, उनको टैक्स फ्री वस्तुओं की खरीद की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रश्न ये जरूर आएगा कि इसका लाभ लोग न लें। तो जैसा कि श्री त्रिवेणी सिंह जी ने कहा था कि नई शिक्षा प्रणाली जो आ रही है, नीति जो आ रही है 2020 वाली, उसमें आधार आधारित विशेष करके बायोमेट्रिक ट्रैकिंग प्रणाली की गई है निश्चित रूप से, और ये बड़ी अच्छी चीज भी है। इसका एक बड़ा लाभ ये भी मिलने वाला है कि एक्चुअल में आधार आधारित जब होगा बायोमेट्रिक, तो टीचर अपना बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाएंगे, स्टूडेंट्स अपने बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाएंगे और टीचर पढ़ाएंगे, जिस बात का अकाट्य प्रमाण होगा कि शिक्षक ने पढ़ा है और बच्चों ने पढ़ा है। इसका मतलब है कि शिक्षक का जो मूल कार्य है वो हुआ है। अब इस आधार पर जो शिक्षक नियमित रूप से किसी भी विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, वो महीने भर जब उन्होंने काम किया है तो इसके एवज में उनको उस पूरे महीने में ये प्रूव हो जाए कि हाँ इन्होंने शिक्षण का कार्य किया है और उनको टैक्स फ्री वस्तुओं की खरीद की सुविधा मिले। इससे अगर आगे जाएं तो अन्य भी बहुत सारे तरीके हैं करने का। निश्चित रूप से इस पर खुली बहस होगी। ये जरूरी नहीं कि मैंने जो बात कही वही सही हो। हम सब समाधान के रूप की ओर आगे बढ़ना चाहेंगे निश्चित रूप से। और एक और बात इससे थोड़ा भिन्न किंतु उतना ही आवश्यक कहना चाहूंगा, और वो ये है कि हमने अपने आप को ऐतिहासिक समय में उच्च आदर्शों के महिमा मंडन में इतना ज्यादा फंसा दिया है कि हम आने वाले समय में अपनी चुनौतियों को देख ही नहीं पा रहे हैं शुतुरमुर्गों की तरह। तो हम खुली आंख से देखें, आने वाले समय में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आने वाला है, और वो जो परिवर्तन होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जिस तरह से औद्योगिक क्रांति आई थी और उसने बहुत बड़ा उलटफेर किया था रोजगार की परिस्थितियों में, बहुत बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए थे। हमको खुली आंख से देखना चाहिए कि आने वाला जो समय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, उससे ज्यादा अच्छा है कि हम लोग कहें कि अच्छे उच्च स्तरीय कंप्यूटर्स और रोबोट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कहते हैं, उनके आने से बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ये हमारे लिए डरने की बात नहीं है किंतु विचार करने की बात है। तो मैं ये भी चाहूंगा कि इस बार जो हम लोग राजनीतिक रूप से अपनी मांग को रखें पार्लियामेंट में, उसमें यह भी रखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से आने वाले 15 वर्षों के बाद, निश्चित रूप से 10 से 15 वर्ष भारत में जरूर लग जाएंगे पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समाज के भीतर प्रवेश करने में। अभी तो कुछ हिस्सों में ही दिखाई देता है। तो आने वाले 10 वर्षों के पहले हम यह तैयारी कर लें कि आने वाले 10 वर्षों के बाद कितना बड़ा उलटफेर होने वाला है, कौन से बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, वो कौन से लोग हैं जो अपनी नौकरी खोएंगे और वो कौन से लोग हैं जो नई नौकरियां पाएंगे। नौकरियों का सृजन निश्चित होगा। कंप्यूटर्स ने नौकरियों का सृजन किया, उद्योगों ने नौकरियों का सृजन किया, लेकिन नौकरियों को खाया भी। पर ध्यान देने की बात यह है कि वो लोग जो नौकरी पाएंगे उन लोगों से भिन्न है जो नौकरी खोएंगे। यानी कि नौकरी खोने और पाने वाले लोग समान नहीं है। वो लोग जो नौकरी खोएंगे अपनी इस व्यवस्था में, उन पर हम विशेष ध्यान रखें। और अगर संभव हो तो वो नौकरी न खो सके, इसके लिए उन्हें तैयार कर लें। और खुले शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोगों में शिक्षकों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाए। इससे उनका भार भी कम होगा। ढलती उम्र में भी सिर्फ चेतना का इस्तेमाल करके, सजगता का इस्तेमाल करके वो अपना काम अच्छी तरह से करने में सक्षम होंगे। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए एक सपोर्ट भी है। एक डर की बात है नौकरी खोने की, तो हमारे लिए सपोर्ट भी है। तो तीसरी बात यह है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोगों में शिक्षकों को मुफ्त में प्रशिक्षित किया जाए। आने के पहले, आने के बाद करने में तो बहुत बड़ा डिसरप्शन हो चुका होगा। तो इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। आज अपनी बात को इतने ही में सीमित करते हुए मैं फिर से एक बार चाहूंगा कि इसे वाइंड अप कर दूं। मैंने यही कहा है अब तक कि वित्तहीन शिक्षक कौन है, इसको सिर्फ हम उत्तर प्रदेश की महाविद्यालयी शिक्षा प्रणाली तक सीमित न रखें, बल्कि उन सब लोगों को समाहित करें जो चाहे
सरकार की व्यवस्था में हो या निजी व्यवस्थाओं में हो, जिनको एक मानक से कम वेतन या मानदेय प्राप्त होता है, या फिर उन सब लोगों को भी जिनको अभी तो मानदेय या वेतन प्राप्त हो रहे हैं, किंतु भविष्य उनका सुरक्षित नहीं दिखाई देता विभिन्न कारणों से। तो उन सबों को हम वित्तविहीन शिक्षकों के दायरे में रखें। और जैसा कि महिमा मंडन से मुझे व्यक्तिगत रूप से कम लगाव है, क्योंकि बदलते हुए मूल्य प्रणाली में हमें अपना आकलन स्वयं करना होगा। चाहे हम ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं को ऊपर भले ही कह दें, जो सच्चाई है उसे हमें ज्यादा देखना चाहिए। फिर मैंने निश्चित चर्चा की थी कि ऐतिहासिक रूप से हम देखें तो समाज में शिक्षकों को, चूंकि शिक्षक उत्पादक नहीं है, एक सेवा प्रदाता है। अर्थव्यवस्था के, अर्थशास्त्र की परिभाषा के अनुसार वो एक सेवा प्रदाता है, और वो उत्पादन के स्रोत है, उन पर नियंत्रण उसका कभी नहीं हो सकता। उसको समाज से ही मांगना ही पड़ेगा, और समाज को उसकी आवश्यकता महसूस करते हुए वो देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसे दिए बिना कोई भी समाज प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो कबायली समाज से लेकर के और संवैधानिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था तक में विभिन्न स्थितियों में हमने देखा कि हमने समाज से मांगा ही है और समाज ने हमें दिया है। और यही भरोसा भी है हमारा कि वर्तमान जो हमारा भारत है, जो एक संवैधानिक संवैधानिक जनतंत्र है और एक गणतंत्र है, इसमें कोई स्थायी नहीं है। हमें सारी शक्तियां हम में ही हैं और हमें ही अपने आप को देना है। तो इसका सबसे सटीक उपाय जहां तक मैं देख पाता हूं या सोच पाता हूं, वो यही है कि हम राजनीतिक रूप से इसमें थोड़ा सक्रिय हों, थोड़ा नहीं ज्यादा ही सक्रिय हों। सभी प्रतिनिधियों को, चाहे वो किसी दल से हों या दल से अलग हों, उन सबको हम अपनी एक मांग पत्र रखें और कहें कि आप इसको पार्लियामेंट में रखें, संसद भवन में रखें। और सिर्फ संसद भवन ही क्यों, स्थानीय रूप से प्रांतों में भी जितनी सभाएं हैं उन सब में रखा जाए, सभी विधायी सभाओं में। इस पर अच्छी बहस हो, डिबेट हो, जो छन करके बेहतर समाधान आए वो निश्चित आएगा। तो इसको मांगे, और अपनी मांग में जैसा कि मैंने कहा था कि राइट टू लाइफ और राइट टू फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन, इन दोनों को अगर हम आपस में व्याख्या करें, जो कि पहले रिलीजन में था, और मैं चाहूंगा कि अब इसकी व्याख्या एजुकेशन के लिए विशेष करके हो, तो इसमें हम कर्मुक्त खरीद व्यवस्था को, आवश्यक वस्तुएं शामिल हों, उसको शामिल करें, और आधार आधारित बायोमेट्रिक ट्रैकिंग प्रणाली जो कि आने वाली है और आ भी रही है, इसका बड़ा लाभ मिलेगा, ताकि इसमें गलती से इसका कुलाभ लेने से बचाया जा सकेगा इस व्यवस्था का। और अंत में यही कहूंगा कि आने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित प्रभावों से हम छिपे और चेहरा ढक करके न बैठें। वो निश्चित दरवाजा पर दस्तक दे चुका है, बस वो प्रवेश करने ही वाला है। इसके पहले कि कोई हो, हम जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर इसकी जांच कराएं और सरकार से मांग करें कि पंचायत स्तर पर और जिला स्तर पर समितियां बनाइए यह जांच करने की कि इसमें क्या परिवर्तन आने वाले हैं, और उसी स्तर पर सुविधाएं देने का भी काम करें। मैंने इस विषय में काफी डिटेल में सोचा भी है हाल फिलहाल 2-3 दिनों में। तो अगर यह उपयोगी नजर आएगा तो मैं अपनी इस बात को और भी साफ तरीके से, विस्तृत तरीके से कहना चाहूंगा। इतने ही के साथ मैं आप सबको अवसर देता हूं कि आप अपनी बात रखें और मुझसे प्रश्न या मेरी गलतियों को सुधारने की भी कृपा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत पॉइंट टू पॉइंट सारगर्भित आपने अपने वक्तव्य को प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से वित्तविहीन शिक्षकों की दशा और दिशा तथा चुनौतियां और समाधान देते हुए आपने अपने वक्तव्य को रखा। यह बहुत अच्छी बात है और सबके लिए अच्छी बात है। मुझे लगता है कि विषय पर केंद्रित होकर के बात की जाए तो ज्यादा अच्छा है। और बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अगली कड़ी में हमारे बीच में है डॉक्टर मीनाक्षी भारद्वाज। आप बदायूं से हैं और आप लाइब्रेरी साइंस में प्राध्यापक हैं, और आपने भी वित्तविहीन शिक्षकों की दशा दिशा यानी उनकी स्थितियों से परिचित हैं आप, और एक पीड़ा भी है, आप खुद ही वित्तविहीन में हैं भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने वक्तव्य को हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें, और बिल्कुल एकदम टॉपिक से, एकदम शीर्षक से जो भी हमारा विषय है उस पर केंद्रित होते हुए करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया जाएगा भी हमारा यह वक्तव्य, यह सारी चीजें। तो डॉक्टर मीनाक्षी भारद्वाज। जी जी जी, गुड इवनिंग एवरीवन।
सबसे पहले तो मैं द्विवेदी सर को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस ग्रुप में जुड़ने का सौभाग्य दिया। और द्विवेदी सर मेरे हमेशा से प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं सर की किस शब्दों में तारीफ करूं। आज हमारा जो टॉपिक है वित्त विहीन शिक्षकों की दशा एवं दिशा पर आप सभी विद्वानों ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। मैं बहुत अच्छी वक्ता तो नहीं हूँ, पर आज मुझे पहली बार इतने बड़े ग्रुप में बोलने का मौका मिला है। यदि कुछ त्रुटि हो जाए तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। हमारे जीवन में गुरु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन 2 साल से कोविड के चलते हुए जो शिक्षक पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उससे कोई भी अछूता नहीं है। मैनेजमेंट ने उसका कितना शोषण किया है, इससे हम अच्छी तरह से नदारद हैं। इस कठिन परिस्थितियों में न जाने कितने शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई और उनका वेतन भी रोक लिया गया। ऐसी स्थिति में शिक्षक का शोषण कितना हो रहा है। जो शिक्षक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अपना वर्क कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वह अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा, जबकि कोविड में ऑनलाइन क्लासेस भी ली गई, पूरा कार्य भी उनसे लिया गया, लेकिन उनका वेतन नहीं दिया गया। जिस अध्यापक ने अपने वेतन लेने की मांग की तो उनका शोषण किया गया, सीधे बोल दिया गया कि हम अपने हिसाब से आपका भुगतान करेंगे। साथ में ये भी देखा गया कि पिछले 2 सालों से टीचर्स का कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है और जो लास्ट ईयर का इंक्रीमेंट था वो भी रोक दिया गया। मैं कहना चाहूंगी सरकार से कि जो वित्त विहीन स्कूलों में जो मनमानी हो रही है उसके लिए कुछ रूल्स बनाए जाएं, जिससे स्कूल प्रबंधकों की मनमानी पर कंट्रोल किया जा सके। खासतौर पर शिक्षकों की सिलेक्शन प्रोसेस का एक नियम बनाया जाए, जिससे मैनेजमेंट अपने ढंग से शिक्षकों को रखने और निकालने की प्रक्रिया को जो अपनाता है उसका वेतन भी पूरा नहीं दिया जाता है। बिना कारण बताए उसको थैंक यू बोल दिया जाता है और उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं बिना कारण बताए। ऐसा जब शिक्षक के साथ होता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है। और शिक्षक जब अपना ड्यू बैलेंस मांगता है तो मैनेजमेंट और प्रिंसिपल सर की तो मीटिंग ही खत्म नहीं होती है और एम्प्लॉयमेंट बाहर बैठा हुआ अपना वेट करता रहता है और लास्ट में पता चलता है कि आज सर से बात नहीं हो पाएगी और एम्प्लॉयमेंट वापस चला जाता है। जब नेक्स्ट बार अपनी मेहनत का पैसा लेने आता है तो उसका जो पैसा बनता है उसमें से भी पैसा काट दिया जाता है और उसको अपने मनमानी ढंग से उसका वेतन दे दिया जाता है। मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि वित्त विहीन शिक्षकों को निकालने के लिए पूरे नियमों को फॉलो किया जाए, जिससे टीचर का शोषण ना हो सके। साथ ही एक बात और है, मैनेजमेंट ब्लैंक चेक पर साइन करा लेता है, जो उसकी जो भी सैलरी होती है उसका आधा ही पैसा उसको दिया जाता है, बाकी वो क्या करते हैं भगवान ही मालिक है। बस मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी क्योंकि मेरा आज पहली बार सब बोलने का मौका मिला, तो धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ठीक है, आपने पूरे विषय पर केंद्रित होकर के अपनी पीड़ा को प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से आपकी नहीं है, पूरे देश की पीड़ा है। जैसा कि अंकित राज जी ने कहा कि यह सिर्फ एक प्रदेश की बात नहीं है बल्कि पूरे देश की बात है और इस पर विचार विमर्श करना बहुत जरूरी है। समय को ज्यादा खींचते न हुए अब हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं डॉक्टर आर्यन त्रिपाठी सर, जो कि गाजीपुर में अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं और इसके साथ ही साथ सर के बारे में पहले भी विवेचित कर चुका हूं। आज ही बताता हूं, सर ने की बहुत सी किताबें हैं और लगभग भोजपुरी के क्षेत्र में सर का अतुलनीय व्यक्तित्व है। 20,000 संकलन भोजपुरी के कर चुके हैं सर। जितना ही अंग्रेजी की जिस तरीके से विद्वान प्रोफेसर हैं उसी तरीके से अन्य भाषाओं के भी सर जानकार हैं और सर नियमित रूप से संगोष्ठियों का आयोजन करते हैं। ये जो संगोष्ठी का आज आयोजन हुआ है या जो एक अभियान यह स्टार्ट हम लोगों ने किया है वो सर के द्वारा ही यह एक गाइडलाइन दिया गया है और उन्हीं के माध्यम से सब कुछ हम लोग आयोजित कर रहे हैं। और निश्चित रूप से उनके अंदर एक पीड़ा है देश के
वित्तविहीन शिक्षकों के प्रति और उस पीड़ा को उस एजेंडा के रूप में सभी के समक्ष रखते हुए जो भी हमारी गवर्नमेंट है उससे उसको उसके समक्ष रखना चाहते हैं, उस पीड़ा को बताना चाहते हैं कि वो सुने और उसके बारे में कोई ना कोई समाधान निकले, और पीड़ा के साथ साथ अपने अधिकारों को भी दिखाना चाहते हैं कि जो हमारे अधिकार हैं वो हमसे छीने न जाए, हम अपने अधिकारों का प्रयोग भी करें और अपने अधिकारों को ले भी। तो हमारे बीच में है और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सर। तो सर से रिक्वेस्ट है कि आप अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ हमारे सारे वक्तव्य के बारे में ध्यान को केंद्रित करते हुए अपनी अभिव्यक्ति दें और हमें एक आशीर्वाद दें कि हम किस तरीके से कार्य करें और किस तरीके से कार्य होना चाहिए, क्योंकि इस पूरे संगोष्ठी में आप ही इसके नायक हैं। तो डॉक्टर आर्यन त्रिपाठी सर। धन्यवाद दुबे जी। मैं जितने वक्ता हैं सबको मैं बधाई भी देता हूं और सम्मान के साथ अभिवादन और अभिनंदन भी करता हूं। जैसे त्रिवेणी सिंह हमारे बड़े पुराने मित्र हैं और हमारे साथ शुरू से संघर्ष में रहे। जब मैं वहां सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में था और मैं हम लोग ने देखो सारी पीड़ाओं को भोगे हैं और दशा कैसे बिगड़ती है उसको हम लोगों ने अपने आंख से देखे। आपको बताएं कि पहले जब सेल्फ फाइनेंस खुलता था उसकी सबके बड़ी विशेषता थी कि टीचर कमीशन से आते थे, उसमें सेल्फ फाइनेंस नाम की कोई चिड़िया नहीं। त्रिवेणी सिंह समय भी नहीं आए थे, उनके कॉलेज में मैं 97 में गया था और कमीशन से आते थे, प्रिंसिपल टीचर कुल कमीशन से आते थे, उसमें हम लोग आए भी। नतीजा हुआ कि और उसमें यह था कि इनको कभी भी एडेड कॉलेज से कम वेतन नहीं दिया जाएगा बल्कि ज्यादा वेतन जाएगा और 5 बरस के बाद सरकार इनको अपने वेतन पर ग्रांट इन एड को फूल ले लेगी। यही कम्प्लीमेंट में उसमें कॉम्प्रोमाइज मैनेजमेंट के साथ हुआ। जो ही ये सरकार आई जिसको हम अभी राष्ट्रवादी सरकार कहते हैं, भाजपा सरकार जो देश की हितैषी है, इन्होंने उस जियो को तत्काल बदलना शुरू किया और दशा शिक्षकों को सब संसार में सभी चीज नीचे से ऊपर जाता है, ये शिक्षक ऊपर से नीचे आने। उसी समय से जो फूल वेतन था तुरंत वो वेतन कहा गया कि 5 जो 80% में अब आप बांटिए और न शिक्षण शुल्क तय किया गया न शिक्षक का वेतन तय किया जो कि पहले किया गया था। सब लोगों ने निकाला। नतीजा हुआ कि मैनेजमेंट तो कोर्ट गए नहीं और क्योंकि उनको तो लाभ हुआ। और शिक्षक जाना भी चाहे तो कुछ शिक्षक तो ट्रांसफर करा करके भाग गए, जैसे बघाई के शिक्षक वो भी भाग गए, कुछ लोग यूनिवर्सिटी में चले गए। लेकिन जो शिक्षक जानते थे कि हम लोग को यही रहना है और देर सवेर हम लोग के प्रति जजमेंट हो जाएगा, वो शिक्षक वहीं फंस गए। बाद में हम निकलना वहां से भागना शुरू। जबकि आप जानते हैं कि जिस कॉलेज में त्रिवेणी सिंह गए उनका भी प्रिंसिपल कमीशन से, जहाँ हम लोग थे वो भी प्रिंसिपल कमीशन से, देवी प्रसाद जो बाद में वो भाग करके गंगापुर में चले गए प्रिंसिपल होकर के। तो वहां से डिग्रेशन शुरू किया और तब शिक्षकों को ले आकर के मैं ये देखा कि सर्कस के जैसे बंदर होते हैं, मदारी के बंदर होते हैं, सेल्फ फाइनेंस शिक्षकों को उसी श्रेणी में लगा दिया कि तुम नाच करो और जो आए हम लेकर के भाग जाए। मदारी जैसे बंदर नाच करता है, कमाई मदारी की होती है, वही शिक्षकों की हाल बना दी। बहुत लोग कोर्ट गए, सब लोग कोर्ट गए, शिक्षक कोर्ट भी गए, लेकिन कोर्ट के कौन कहे, सरकार ने उसका तत्काल दृष्टि से पॉलिसी मैटर बना दिया। तो ध्यान रहे कि जब कोई भी चीज पॉलिसी मैटर बन जाता है तो कोर्ट उसमें सिर्फ डायरेक्टिव देता है, जजमेंट दे ही नहीं पाता। और सरकार पॉलिसी बनकर के चलिए और बार बार कोर्ट ऑर्डर देते रहा और सरकार पॉलिसी मैटर की दुहाई देती रही। अंत में एक न्यायालय ने कहा कि चूंकि वेतन के मामले में पॉलिसी मैटर का काम नहीं चलेगा, अगर आप काम कराते हैं तो पॉलिसी मैटर दीजिए, पॉलिसी मैटर काम नहीं चलेगा और चीज आप पॉलिसी मैटर बनाइए।
आप जानते हैं कि शिक्षक सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सरकार दोबारा हाई कोर्ट गई, फिर सुप्रीम कोर्ट गई, हारी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब रिट लेने से मना कर दिया, तब सरकार ने स्पेशल कोर्ट में अपील की। दियानत देखिए कि सरकार को कि कैसे पकड़ती है शिक्षकों। अभी वो मुकदमा चल रहा है। अभी कोर्ट, जो आप हलचल आजकल जो देख रहे हैं, जिसकी बात त्रिवेणी सिंह कर रहे हैं, ये हलचल है कि कोर्ट में जवाब देना है। कोर्ट ने मांगा है सेक्रेटरी को कि हमको जल्दी से लागू करके दो, उसी में जवाब देना। इसीलिए आजकल उत्तर प्रदेश सरकार हलचल और जगह जगह से वो दिया जा रहा है। तो वित्त विहीन की दशा, मैंने एक के लाइन दो लाइन में कहता हूं कि ये है सर्कस के बंदर बना दिया गया है था शिक्षक। यह मदारी के बंदर शोषण करे, और इन संस्थाओं का हाल हुआ है। अब कहना तो नहीं चाहिए मीडिया के, सोशल मीडिया पर, लेकिन मैं कह दे रहा हूं, विद्यालय में जैसे जैसे रेट बढ़ता है, वैसे शिक्षण संस्थाओं का रेट बढ़ते गया। कहीं नकल कराने का रेट, कहीं कुछ करने का रेट, कहीं कुछ करने का रेट, कहीं पे प्रैक्टिकल, बीएड में प्रैक्टिकल का अलग रेट है, फीस से अलग है, कोई हिसाब नहीं, कोई जांच नहीं। माने अंधेरपुर नगरी चौपट राजा अगर कहीं मिलते हैं तो वित्त विहीन में मिलते हैं। अब सोचा जाए कि इस देश के वित्त विहीन और जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में इतनी भ्रष्टाचार है, वहां से स्वस्थ नागरिक कैसे बनेंगे। तो मैं तो यही कहता हूं कि यह जो संस्थाएं हैं, ये समझिए कि करप्शन का कारखाना बनाया गया। उसमें पढ़ने वाले भी करप्टेड हैं, चलाने वाले भी करप्टेड हो जाएंगे। पढ़ने वाले हो जाएंगे, चलाने वाले तो करप्टेड है ही है, पढ़ाने वाले भी करप्टेड हो जाएंगे। क्योंकि मैनेजमेंट अगर कहेगा कि नकल नहीं कराओगे तो कल नौकरी से हटा दिए जाओगे, तो ये लड़के टीचर कहाँ जाए, अंत में कराना ही होगा। और कई टीचरों ने, जब मैं आंदोलन में लड़ रहा था, तो हमको कहे थे कि हमारे प्रबंधक ने खुद कहा कि आप नकल कराइए, लेकिन उड़ाका दल ने जब पकड़ लिया, प्रबंधक पल्ला झाड़ करके भाग गया। उस समय नकल अध्यादेश भी चला था, उसको बेचारे पे एफआईआर दर्ज हुआ। प्रबंधक मजा ले रहा है, जबकि यूनिवर्सिटी का नियम है कि परीक्षा के दौरान प्रबंधक कार्यालय कैंपस में ना आवे, लेकिन कितने प्रबंधक आकर बैठे। तो ये हमारे शिक्षा की व्यवस्था बना। नतीजा हुआ कि शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक को, ये साच पूछिए तो 3-4 प्रकार के शिक्षक नियुक्त। एक शिक्षक है जो कागज पर है, वो आपको दिखाई नहीं देंगे कि वो कहाँ, लेकिन वो क्वालिफाइड माना गया। एक शिक्षक है जो क्लास में है, वो क्वालिफाइड नहीं। एक क्लास में हम लोग चेकिंग के लिए एक कॉलेज हम लोग गए थे इंस्पेक्शन में, तो मैंने कहा कि हमको शिक्षक से बात कराइए। पहले तो प्रबंधक कहा कि आप शिक्षक से नहीं मिल सकते, तो मैंने कहा कि क्या हम लोग डिटेंशन में क्या, कि शिक्षक डिटेंशन। तो प्रबंधक ने ले आया और 2 चपरासियों को मेरे सामने बैठा दिया। तो मैंने कहा कि आप लोग टीचिंग स्टाफ हैं, तो दोनों कहे कि हाँ। आधे घंटे हम लोग बैठे रहे। इसके बाद मैंने फिर पूछा कि आप लोग नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, तो दोनों कहे कि हाँ। तो मैं समझ गया कि वहां सिर्फ चपरासी बैठाए गए और लड़के को डंडा डंडा मार कर, कभी आप तमीजी से उसको पीट दिए हैं, बेहोश हो गई। अब पता लगा कि कौन मारा, तो प्रबंधक ने मरवाया शिक्षक। तो ये शिक्षकों की दशा में बता। अब इनकी दिशा कैसे। एक बार मैं एक जगह जा रहा था, तो मुझसे एक मंत्री ने तो कहे कि तिवारी जी जरा बता दीजिए कि बिना पैसा खर्च किए शिक्षकों का दशा मैं कैसे सुधार सकता हूँ, यूनिवर्सिटियों का चाहे डिग्री कॉलेज। तो हमको याद है कि इंदिरा गांधी ने जब सेन कमेटी बनाई थी, तो उन्होंने शिक्षकों की पहली बार उसने कहा कि हमारे गुरुओं को इतना कम वेतन मिलता है कि मैं लज्जित हो जाती हूँ जवाब देने के लिए। तो उन्होंने स्केल बना दिया। उसमें एक कॉलम था कि शिक्षकों को सबसे ऊंचा पोस्ट दे दिया जाए, बना दिया जाए। वेतन भले कम हो,
लेकिन उनको हायरार्की में ऊंचा किया। क्योंकि जैसे अभी अंकित राज ने बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे थे, ऐसी बात नहीं थी। समाज का जो माइंड का स्ट्रक्चर है अभी वो पुराना है। 90 के भी साइकिल चेंज बहुत देर के बाद होती है। वो आज भी मैं देखता हूं कि बहुत लोग शिक्षकों को गुरुओं के रूप में देखते हैं, जबकि अब शिक्षक गुरु भले अपने को माने, चेला कोई बनने के लिए इनका तैयार नहीं, जैसा कि हम लोगों ने यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजों में अनुभव कर। और समाज के पास चश्मा तो वही है, और सरकार ने समाज के दिमाग में एक स्ट्रक्चराइज कर दिया है कि जो शिक्षक है वो योग्य नहीं है। उससे शिक्षक में उसने क्या किया कि हीनता का बोध करा। ये स्ट्रक्चर क्या है? यद्यप आज भी अफसर आप देखेंगे, अफसर हो या मंत्री हो, सबके बेटे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। जिस शिक्षक को उनका विश्वास नहीं वहां अपने बेटे को पढ़ाते हैं, और जिसको विश्वास नहीं वहां अपने बेटे को नहीं। इनसे सरकारी काम लेते हैं, पॉलिसी ए बनाएंगे, कोर्स ए तय करेंगे, पढ़ाएगा वो लड़का, उनके वहां लड़के पढ़ते हैं। अब इस समझ में नहीं आता कि ये आपको मजाक कर रहे हैं अपने लड़के को भेजकर, या ये जानते हैं कि आप योग्य हैं लेकिन आप में हीनता का बोध करा देते हैं ताकि आप वेतन को न मान पाए। ये इनका एक चाल है, एक षड्यंत्र है। मैं पहले दिन ही कहा था कि एक षड्यंत्र बनाया जा रहा है शिक्षकों के प्रति, छात्रों के प्रति, क्योंकि ये अच्छी तरह से जानते हैं कि विचार एटम बम से भी मजबूत होता है और विचार की पैदाइश शिक्षण संस्थान से। इसीलिए आप देखेंगे कि कॉर्पोरेट घराना का जो ज्ञान है वही अब आपके कंपटीशन में ज्ञान बन जा रहा है। विचार की कोई गुंजाइश नहीं। लड़के टीक, यहां तक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में भी आप टीक मार करके आएंगे, तो आप थोड़ा सा बता दीजिए कि हायर एजुकेशन में नवीनता कहां खोज पाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर तो वही आंसर को देगा जो ऑलरेडी तय है, तो उसमें कोई नवीनता तो नहीं मिलेगी। तो एक शोध की दृष्टि ही बंद की जा रही है, शोध का दिमाग बंद किया जा रहा है। आपके दिमाग को वही स्टेरियोटाइप नॉलेज से भर दिया जा रहा है ताकि ना आप में विचार पैदा हो, ना आप सोच सकें, ना कोई नया चीज करें। मुझे तो डर है कि 10 बरस के बाद हम लोग लड़कों से पूछेंगे कि अपने पिताजी का नाम बताओ, तो कहेगा कि 4 अल्टरनेटिव बता दीजिए, टिक लगा दूं, क्योंकि इससे ज्यादा वो सोच नहीं पाएगा। इधर षड्यंत्र बना रहे हैं क्योंकि इनके लड़के विदेश पढ़ते हैं, वो पढ़ करके आएंगे तो हमारे ऊपर हम कम बुद्धि के रहेंगे, सोच नहीं रहेगा, विचार नहीं रहेगा, समझ नहीं रहेगा, तो शासन करना आसान होगा। तो कॉर्पोरेट घराने की तरफ एजुकेशन को बना रहे हैं, यहां हमको सतर्क रहना। दूसरा काम है कि सरकार ने अपनी जिम्मेवारी से भाग, आपको ज्यादा की जरूरत नहीं है कि वेतन कहां से आएगा। आप कहिए कि जितना एजुकेशन को टैक्स वही हमारे सैलरी को खर्च कर दिया जाए तो शायद आपका वेतन दिला जाएगा। ये किसी को पता नहीं कि एजुकेशन को टैक्स, जबकि बच्चा जिस दिन पैदा होता है उसी दिन उसको 93 पैसा इनकम टैक्स एजुकेशन पर लगता है, टैक्स एजुकेशन पर लगता है। ये इनडायरेक्ट टैक्स, मनमोहन सिंह ने इसके बारे में एक बार बड़ी जिक्र किया था कि देश चलता है इनडायरेक्ट टैक्स से, क्योंकि उसमें ज्यादा जहाँ क्रय शक्ति बढ़ती है, लोग पब्लिक टैक्स देती है, उससे ज्यादा बढ़ता है। डायरेक्ट में तो सधे सधा ही आता है, वेतन से काट दिया जाए। उतना ही अगर पैसा ले लिया जाए और अगर पैसा कम करे तो विकास निधि कुछ कम किया जाए जो मैनेजमेंट के खाते में जाता है। ये कहा जाए कि हर एक साल बिल्डिंग तो बनती नहीं, हर एक साल बेंच कुर्सी तो तैयार होते नहीं, तो विकास निधि 500 के जगह पर 250 कर दिए जाए और साल एक पर मंथ एक बच्चे को सिर्फ 100 रुपया कर दिया जाए पूरे कॉलेजों में, तो मैं समझता हूं कि फीस भी कम हो जाएगी और बच्चे